हाय एवरीवन, माई सेल्फ असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको बीएफए के बारे में ब्रीफिंग के लिए आए हैं। बेसिकली अगर बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए की, तो बीएफए के अंदर कितने कॉलेजेस होते हैं, क्या क्या उनका पैटर्न होता है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्किल्स की भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जॉब ऑप्शंस भी जो है क्या क्या बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बीएफए। बीएफए का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि डिग्री प्रोग्राम है। अब दो डिफरेंस आते हैं। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं बीए इन पेंटिंग भी बीएफए होता है या नहीं दोस्तों, बीएफए एक टेक्निकल प्रोग्राम है जो कि 4 इयर्स का है, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएफए कराती है। अब हम बात करेंगे कॉलेज, मेन कॉलेजेस की। जो मेन कॉलेजेस हैं बीएफए के लिए, वो अगर मैं आपको काम कराऊँ तो सबसे पहले कॉलेज ऑफ आर्ट्स। कॉलेज ऑफ आर्ट्स बेसिकली अगर स्टेट्स की बात की जाए तो अदर स्टेट्स में भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़, कोलकाता, काफ़ी सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं। देन उसके बाद बीएचयू, उसके बाद जीजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, एमएचयू, ये काफ़ी सारे टॉप फाइन आर्ट्स कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्पेशली टेक्निकल बीएफए इन फाइन आर्ट्स कराया जाता है। अब जब बात की जाए प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, 2 से 3 नाम मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहले है एमआईटी, देन WUD यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। ये दोस्तों अभी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो आज के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बैचलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री प्रोग्राम्स लेके आप लोगों के बीच में आई हैं। अब हम बात करेंगे कि बीएफए के अंदर जब ये स्किल्स प्रोग्राम है तो ऐसा क्या वहाँ पर एंट्रेंस में आता है, जो चीज़ें जिस फॉर्मेट में वो चेक करने के बाद आपको तैयार करते हैं। 90% बैचलर्स के अंदर 2 प्रैक्टिकल एग्जाम हैं। पहला है आपका कंपोजिशन, फिर है आपका स्टिल लाइफ। अब दोस्तों स्टिल लाइफ की अगर बात करें तो स्टिल लाइफ एक ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो सामने लाइव हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। वो भी 4 to 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, विद ड्रेपरी होती है, और वो हमें लाइव वहाँ पर बनाना होता है। अब काफ़ी चीज़ें ये हैं कि बनाते वक्त अगर हमने टेक्निकल पॉइंट्स हमें नहीं पता है, हमें क्लासेस हमने नहीं ली हैं, तो जो भी साइज़ हम बनाते हैं अपने मेजर, अपनी इमेजिनेशन से, उसमें काफ़ी सारी खामियां होती हैं। अब क्या क्या सावधानी, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि स्टिल लाइफ आपका ओपन चैलेंज होता है। सामने सभी स्टूडेंट्स अलग अलग एंगल से स्टिल लाइफ को बनाना होता है, जो कि टाइमिंग 1.5 आवर होता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका क्रिएटिव सेंस, आपकी इमेजिनेशन और आपके स्किल्स वो अगर आपके परफेक्ट हैं तो आप 1.5 आवर के अंदर स्टिल लाइफ को आपको बनाना होगा। अब इसमें अगर हम टूल्स की बात करें तो ये आपका पेंसिल मीडियम है। इसमें आप पेंसिल्स से आपको स्टिल लाइफ आपको ड्रॉ करना होगा। अब मेनली चीज़ है, जब आप बनाने जाएंगे तो काफ़ी सारे सैंपल्स हमारे पास में हैं जो लास्ट हमारे स्टूडेंट्स ने बीएफए एंट्रेंस क्रैक किया है। तो किस टाइप्स की स्टिल लाइफ आपके सामने होती है, वो स्टिल लाइफ भी आपको मैं अभी जो है दिखाना चाहूँगा। अब मेनली चीज़ आती है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने टूल्स को सबसे पहले शार्प करके पहले से ही रखें, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। दूसरी बात, आप नॉर्मल पेंसिल्स यूज़ ना कर आप स्टेडलर की पेंसिल्स आप यूज़ करें, क्योंकि वो नॉर्मल पेंसिल से और स्टेडलर पेंसिल्स में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। 2B, 6B, 4B, 8B, 10B
स्केल के अकॉर्डिंग पेंसिल्स आती हैं, वो पेंसिल्स आप यूज़ करें। और सबसे पहले आप ध्यान करें कि आप जिस भी एंगल पे आप बैठे हैं उस एंगल को आप पहले मेजर कर लें और एक लेआउट आप बना लें। जब आप एक लेआउट बना लेंगे तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि आपको पर्टिकुलर इतने ही एरिया को आपको कवर करना है और इतना ही एरिया आपको अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करने के बाद आप चाहो तो अपनी शीट पर ही छोटा सा एक लेआउट ऊपर टॉप पे आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको जब आप उसको इंक्रीज करेंगे, आप उसको जब बड़ा बनाएंगे तो आपको लेआउट से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपका फुल फिल शीट्स में, हाफ शीट्स में कितना आपका स्टिल लाइफ कवर अप हो रहा है, फुल शीट्स पे आपका जो है कितना कवर अप हो रहा है। ये भी काफ़ी इजी पैटर्न होता है जिसमें आप अपने स्किल्स, लेआउट्स, क्योंकि देखिए जो भी अगर आपने क्लासेस ली हैं तो आप छोटा बहुत अच्छे से आप बना पाते हैं तो उसको जब आपको बड़े साइज पे आपको उसको प्लेस करना होगा तो आप छोटे से बड़े पे आप इजीली आप आ सकते हैं। तो क्विकली सबसे पहले आप एक छोटा सा लेआउट बनाएं, उसके बाद फिर स्टेप टू स्टेप आप सबसे पहले अपना ड्रॉ करें। और ड्रॉ करने में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हैं वो आप ड्रॉ करें विद ड्रेपरी। उसके बाद लाइट पेंसिल से आप जो है इसको ड्रॉ करें, 2B या आप जो है HB पेंसिल से भी आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हेल्प ये रहेगी कि अगर आपकी कुछ मेजर लाइंस सही नहीं भी आ रही हैं तो आप उसको बाद में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट आता है उसका शेडिंग का, उसके स्केलिंग का। तो ये देखा गया है कि मेनली काफ़ी स्टूडेंट्स 45 डिग्री एंगल्स में ही शेड्स करते हैं, राइट। वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आप ऑब्जेक्ट की जो शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप शेड्स का आप जो है इस्तेमाल करें। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि आप थंब का यूज़ बिल्कुल ना करें। मिक्सिंग में आप कहीं पर भी इरेजर यूज़ ना करें, क्योंकि इरेजर से आपके मार्क्स कट होते हैं। कहीं ना कहीं जब एग्जामिनर ये चीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस नहीं है, बाबा इरेजर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो शीट्स पे भी आपके निशान आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप इरेजर बिल्कुल यूज़ ना करें। और यहाँ तक कि आप लाइट ड्राइंग करने के बाद फिर आप अपना मेजरमेंट्स करते हुए स्टिल लाइफ को कवर अप करें। जब आप मेजरमेंट्स करेंगे तो आपको एक दूसरे की ऑब्जेक्ट्स की दूरी का भी पता चलता रहेगा कि पहले ऑब्जेक्ट्स कौन सा आपको बनाना है, दूसरा कौन सा बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि फुलफिल आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ अपने थंब से आप मेजर जरूर करते रहें, क्योंकि स्टिल लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो पर्सपेक्टिव का होता है। क्योंकि विदाउट पर्सपेक्टिव अगर आप चल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, कितना पास है, कितना दूर है, वहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक्स आपकी हो जाती हैं आपसे। और ये भी देखा गया है कि जो न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो काफ़ी जल्दी से ड्राइंग जो है अटेम्प्ट करने की सोचते हैं कि हाँ मुझे इसमें फटाफट मुझे शेडिंग भी करना होगा, तो वो जल्दी कैसे हो पाएगा। तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा देखते हुए कि हाँ कितने कोशिश करें कि आप अपना ड्राइंग में परफेक्टली टाइम आप दें, और वो परफेक्टली टाइम आपकी शेडिंग में भी आपको हेल्प करेगा। अब बात जैसे मैं शेडिंग पे जब मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये चीज़ें आप डिसाइड कर लें, क्योंकि जो स्टिल लाइफ आपके सामने रखी गई है वो कहीं ना कहीं लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से आ रही है उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आप शेडिंग आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्रॉस हैचिंग, हैचिंग ये चीज़ें आप ड्रेपरी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर एक फॉर्मेट आप ना डिसाइड कर लें कि आप 45 डिग्री पे ही आप जो शेड्स करें, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स देखे हैं। तो जो परफेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्किल्स के बारे में पता होता है, तो जब ओवरऑल जब वो अपनी स्टिल लाइफ देखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की शेडो, ऑब्जेक्ट्स की डिटेलिंग, उनकी नंबर ऑफ वैरायटीज़ पे आके निकलती हैं। तो इन चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आपको टाइम आपको बचाना है तो आप अपने टूल्स को शार्प करके चलें, राइट। और कोशिश करें कि लास्ट आप हाफ एन आवर अपनी शेडिंग और अपनी कॉम्पोजिशन को फाइनल करने में बहुत डिटेलिंग में आप काम करें, जिससे कि आपका स्टिल लाइफ बहुत अच्छे से दिखेगा और परफेक्टली एग्जामिनर के सामने वो एक परफेक्ट पिक्चर भी जो है सामने जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मैंने पहले बात किया, मेरा पर्सनल ये मानना है कि
ये वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है कि आप जो सबसे पहले माइंड में है, क्योंकि देखिए जनरली और भी स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो भी वही टॉपिक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले माइंड में आता है वो इजी वे होता है। आप कुछ एक हटके आप ये सोचिए कि सबसे पहले आपके माइंड में आया क्या है और उसको आपको एक्शन मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर 3 to 4 फिगर्स उसकी हेल्प के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव को जो है दिखाएगा, दर्शाएगा और कॉम्पोजिशन को बेस्ट बनाएगा। ज़रूरी नहीं होता है जितना हार्डवर्क आप फिगर में आप लगा रहे हैं उतना ही हार्डवर्क आप बिल्डिंग बनाने में या आप फर्दर बेस रेडी करने में आप लगाएं। कोशिश करें इसी बेस पे फिर आप अपना मीडियम्स जो है अप्लाई करें। सबसे पहले आप बेस टोन लगाएं। बेस टोन के हिसाब से जैसे आपने जितना फोकस अपने ड्राइंग में फोकल पॉइंट पे दिया है उतना ही आपको कलरिंग करने में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो जब कलरिंग ब्राइटनेस होगी तो वो जो आपका मेन फोकल है, एक्शन मूवमेंट है, वो पिक्चर को डेप्थ देगा। वो पास होगा तो वो ब्राइट होना चाहिए, फिगर भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए और फिर डिस्टेंस में आप चाहे तो ब्लर दिखाकर आप डिस्टेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि एक फ्लैट कंपोजिशन आपकी ना लगे। फ्लैट कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपने अगर सिंपली सोचा और आपने वो बना दिया तो औरों के माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यही आते हैं कि वो सिंपल वे में बना के आ जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छा बना है। बट जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल तरीके से क्लासेस लेते हैं तो उनका फिगर प्रोपोर्शन बहुत अच्छा होता है, मेजरमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो ओवरऑल कंपोजिशन बहुत अच्छे से बन के आती है। कोशिश ये करना है कि आप जब आप वाटर कलर अप्लाई करें तो वाटर कलर में लेयर टू लेयर आप जो वर्क करें। जैसे मैंने आपको स्टिल लाइफ वाले सेशंस में आपको ब्रीफ किया कि ड्राइंग्स और शेडिंग्स में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे फिर उसकी स्केलिंग को बढ़ाएंगे। ऐसे ही जब आप कॉम्पोजिशन करेंगे तो कॉम्पोजिशन में सबसे बड़ी बात है कि आप लेयर वर्क का यूज़ करें और अपना लास्ट हाफ एन आवर बचा के रखें कि आपकी डिटेलिंग कहाँ पे आपको और देनी है। जब डिटेलिंग आप वर्क करेंगे तो वो आपका 3D में निकल के आएगा। जैसे कि हमने देखा गया है कि जब कॉम्पोजिशन 3D होती है और बहुत रियल लगती है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद चीज़ें आती हैं कि कॉम्पोजिशन में जो पार्ट हैं, दोनों स्टिल लाइफ और कॉम्पोजिशन में सबसे पहले पार्ट आपका ड्राइंग का सबसे मस्ट है। तो एटलीस्ट आप 1 घंटा आप अपना ड्राइंग बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं और हाफ एन आवर बहुत अच्छे से आप उसका स्केलिंग और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंबाइंड करके बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ऊपर नीचे अगर आपको लगता है कि 1 घंटा ड्राइंग में लग गया है तो मैं शेडिंग जो है कैसे करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अगर हाफ एन आवर पहले भी अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं और मीडियम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, शेडिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ओवरऑल आपका टाइम काफ़ी बचता है और बहुत अच्छे से फिर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी होते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट भी करके आते हैं। वहाँ पर आपको देखते वक्त जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो ओवरऑल आप अपने फ्रेंड्स और साथ के और भी स्टूडेंट्स की आप शीट्स देखते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट जो है नज़र आएंगी चीज़ें कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और उनकी बात करेंगे कॉम्पोजिशन की। देखिए कॉम्पोजिशन वर्ड काफ़ी बड़ा वर्ड है। कॉम्पोजिशन में जो टॉपिक्स होते हैं वो नेचुरल अगर हम बात करें तो वो नेचर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। कोशिश कीजिए जो चीज़ें हमने फैक्टली खुद रूबरू होके देखी है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मेट्रो सीन आ जाता है या कोई कैंटीन सीन आपको अगर ड्रॉ करना पड़े या कोई मार्केट सीन आपको ड्रॉ करना पड़े, तो कोशिश कीजिए कि आप पहले इमेजिन करें कि आप खुद वहाँ पर खड़े हुए हैं। आप ऐसा कुछ लेआउट डिज़ाइन ना करें कि जो आपने कभी नेट पे देखा हो, राइट, या फिर आप ये सोचें कि हाँ आपने किसी रेफरेंस को अपने माइंड में अपने रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप, मेरा मानना ये है कि आप कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा सोचें कि आप वहाँ पर खुद विजुअल हैं, वहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो आप किस एंगल पे खड़े हुए हैं। अब कॉम्पोजिशन में आपके अगर टाइटल पे आपको वर्क करना है तो टाइटल में मेनली चीज़ होता है आपका फोकल पॉइंट, यानी कि आपका एक्शन मूवमेंट। 3 to 4 फिगर आप कोशिश करें आपके एक्शन मूवमेंट में हो।
अगर वो एक्शन मोमेंट में होंगे तो आपकी कंपोजिशन में दम होगा, पर्सपेक्टिव भी होगा। मेनली चीज़ क्या होगी कि आप उससे रूबरू अच्छे से हो पाएंगे और अटैच होंगे। जब आपकी कंपोजिशन उस बेसिस पे रेडी होना स्टार्ट होगी कि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल लाइव बनेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मेट्रो पे खड़े हुए हैं तो कोशिश कीजिए आप एक पर्टिकुलर एक एंगल आप देखें। ज़रूरी नहीं कि हमें मेट्रो दिखानी ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप कैंटीन सीन बना दो, वहाँ पे कैंटीन में जो है मेनली टेबल का होना या उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए आपके फिगर 6 to 7 आपके फिगर हो और फिगर कहीं पर भी स्टिल ना हो। स्टिल मीन्स होता है कि सीधे खड़े कर देना, राइट, कोई मूवमेंट ना होना, कुछ एक्सप्रेशन ना होना, वो चीज़ें आपकी कंपोजिशन को वीक बनाता है। सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप टारगेट करें 6 to 7 फिगर्स को आपको प्लेस कहाँ पर करना है, और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पे आप काम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब आपका फोकल अगर आपका क्लियर होगा कि आप ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखो एक चीज़ ये बहुत क्लियर है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आए वो आप ना बनाएं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो अगर मेट्रो सीन आया तो लोगों ने सबसे पहले माइंड में किया कि हाँ एक मेट्रो बनाना है, बट नहीं, आपको कोशिश करना है कि मेट्रो के काउंटर सीन आप बनाएं, या फिर मेट्रो से कोई उतर रहा है या कोई हैंडल पकड़ के खड़ा हुआ है, दूसरे को हेल्प कर रहा है कि आप बैठ जाइए, ऐसे एक्शन मूवमेंट पे आपको फोकस करना है। वो फोकस पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी कंपोजिशन को बेस्ट बनाता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन पार्ट है कंपोजिशन का फिगर ड्राइंग का ठीक होना। उनका एंट्रेंस और आपका एंट्रेंस उनकी शीट्स में और आपकी शीट्स में कितना डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी चीज़ें ये रहेंगी कि हम कंपोजिशन और स्टिल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और अटैक करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके अप्लाइड आर्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अप्लाइड आर्ट को हम कमर्शियल आर्ट भी कहते हैं। अब अप्लाइड आर्ट और कमर्शियल आर्ट दोनों एक ही नाम है। तो जैसे सबसे पहला अटेम्प्ट होता है स्टिल लाइफ का। स्टिल लाइफ का काफ़ी डिटेलिंग में मैंने आपसे जो है डिस्कस किया। अब उसमें आता है आपका इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कंपोजिशन से ही मिलता जुलता एक पार्ट है। जिस तरीके से उसमें फिगर ड्राइंग कंपलसरी, इसी तरीके से इलस्ट्रेशंस में भी आपको फिगर कंपलसरी ही होता है। 6 to 7 फिगर आप उसमें अटैम्प्ट करके चलें। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि कंपोजिशन में आप जो है स्केल बढ़ाने के लिए आउटलाइनिंग आप नहीं कर सकते हैं। आप इलस्ट्रेशन में पेन वर्क यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसके एजिस पॉइंट बहुत अच्छे से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के अंदर। वही बातें उसमें भी आपको ध्यान रख के चलनी होगी कि आप इलस्ट्रेशंस को सबसे पहले माइंड में आप स्टोरी को आप स्टोर कर लें कि आप क्या आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और वो प्रेजेंटेबल आपकी चीज़ें नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई स्टोरी आपको अगर बताई गई है तो उस पर्टिकुलर स्टोरी पे आपको सोचना है कि उसमें एक्सप्रेशंस और डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से है। इलस्ट्रेशन में काफ़ी चीज़ें और भी हैं। मेनली चीज़ें इलस्ट्रेशंस आप इमेजिन करेंगे तो इलस्ट्रेशंस को आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। उसमें भी आपका पर्सपेक्टिव का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि आप उसमें डिटेलिंग दिखाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना है, और ब्राइटनेस आपका फोकल पॉइंट रहेगा। मेनली वो फोकल पॉइंट जो आपका एक्शन मूवमेंट है। कहीं ना कहीं स्टोरी में भी देखिए जो आपका फोकल पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, जो आप इलस्ट्रेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंदर आप अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ नए सेक्टर्स भी जो हैं जोड़े गए हैं। तो उसके अंदर अभी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेनली चीज़ एक आया है विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एड डिज़ाइनिंग फील्ड से जो है अटैच है। उसमें सबसे पहले आपका आता है स्टोरी बोर्ड। अब स्टोरी बोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि 4 to 6 बॉक्सेस में आपको अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो आपको स्टोरी दी गई है उस स्टोरी पे आपको उस स्टोरी की थीम के हिसाब से, उसमें सबसे बड़ा जो एक पार्ट है वो ड्राइंग का ये भी है कि स्टोरी में जैसे वर्ड्स जैसी चीज़ें बताई गई हैं उस तरीके के फिगर्स के अंदर एक्सप्रेशंस भी होने बहुत ज़रूरी होते हैं, और आपको दिखाना होता है कि मेनली आप 4 to 6 बॉक्सेस के अंदर वो स्टोरी पूरी सिमट जाए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है
कि जब स्टोरी आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आप फिगर के अंदर एक्सप्रेशंस का भी आप ध्यान रखें। जब एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं तो आपका स्टोरी के वर्ड्स ऑटोमेटिकली ही बोलते हैं और उसी के अंदर फिर आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कलरिंग सेंस भी आपको यूज़ करनी है कि जो आपका स्टार्टिंग जो आपकी स्टोरी का फोकल है उसमें आपको ब्राइट कलर आपको यूज़ करने हैं और उसके बाद लेयर टू लेयर वर्क करते हुए उसको आपको फिनिश करना है। जब आपकी स्टोरी अगर 4 to 6 बॉक्सेस में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाती है तो आप खुद एक बार इमेजिन कीजिए कि आपको लग रहा है कि जो स्टोरी जिस बेसिस पे आपने तैयार की है, जो आप जिस टाइटल पे आपने बनाई है, वो वर्ड्स आपके एक एक बॉक्सेस से एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो मान लीजिए आपका स्टोरी बहुत सक्सेसफुल बन चुका है। तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है स्टोरी बोर्ड का, जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने विजुअल कम्युनिकेशन की बात की, आज हम बात करेंगे प्रिंट मेकिंग की। देखिए प्रिंट मेकिंग में बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि प्रिंट मेकिंग में है क्या चीज़। प्रिंट मेकिंग में अगर हम बात करें तो पूरा प्रिंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो कि एड एजेंसी, न्यूज़ एजेंसीज, इन सेक्टर्स में आपका जॉब स्कोप निकलता है। और अगर सिलेबस की बात करें या फील्ड की बात करें तो सबसे पहले बेसिक जो इसमें आता है नीलो कट, वुड कट, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अब इसमें मेनली जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपका स्टिल लाइफ और कंपोजिशन बेस्ड ही है। स्टिल लाइफ में जो बारीकियां मैंने आपको पहले बताई हैं, उन्हीं बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। कंपोजिशन में भी आपको डिटेलिंग, जैसे अगर बात करें कि कोई कैंटीन सीन है तो उसके फोकल को आपको ध्यान रखना है, फिगर का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आप कंपोजिशन को आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। साथ साथ प्रिंट मेकिंग का दोस्तों ये भी है कि आज की डेट में डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, तो जितनी भी प्रिंट से रिलेटेड फील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोप पे हैं, जो कि आप उसमें अपना करियर जो है बना सकते हैं। हम बात करते हैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स की थ्योरी के बारे में। देखिए थ्योरी आपका 25% डिपेंड करता है BFA एंट्रेंस के लिए, 75% आपका प्रैक्टिकल सेशन है, तो 25% आपका थ्योरिकल आपका एग्जाम है। अब थ्योरी से अगर हम दोस्तों बात करें तो थ्योरी का जो मेन पार्ट है वो आपके करंट अफेयर्स हैं, आपका GK है और आर्ट्स की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके अपकमिंग आर्टिस्ट, आपके बड़े आर्टिस्ट, मुगल काल, अजंता अलोरा, इन सभी की बेसिक्स आपको नॉलेज लेनी होगी। और ये आपका ऑप्शनल होता है, जिसमें आपको 4 आपको आंसर भी मिलते हैं और एक आंसर को आपको उस पर टिक मार्क करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप करंट अफेयर्स के अलावा GK की बहुत अच्छे से आप नॉलेज लें और इंडियन आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, मॉडर्न आर्ट और अपकमिंग आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, इन सभी की आप थ्योरी जरूर पढ़ें, जो कि कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको मेमोराइज ज़रूर होगी और आप बहुत अच्छे से आप क्लिक भी आप करके जो है आएंगे। बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, जिसमें मेन आपका पार्ट होता है कंपोजिशन और लाइव ड्राइंग। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइव ड्राइंग में पोर्ट्रेट तो नहीं होता है, नहीं, वो पूरा बॉडी का फुल आपको लाइव ड्राइंग बनाना होता है, जो कि आपका 7.5-8 मेजरमेंट्स होता है, जो कि लाइव मॉडल आपके सामने बिठाया जाता है और उसकी एक एक डिटेलिंग आपको बनानी होती है। मेजर डिटेल्स ये हैं कि उसके एक्सप्रेशंस, उसके आईज, नोज, उसके बॉडी प्रोपोर्शंस और तो उसकी एक एक नसों का भी अगर आप दिखा पाए डिटेलिंग में तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अलग अलग एंगल से सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो सभी का अपना एक एंगल होता है। जिस साइड एंगल से, टॉप एंगल से, जिस एंगल से आप देख पा रहे हैं उस एंगल से आपको अपनी लाइव ड्राइंग को बहुत अच्छे से मेजर करना है और उसको अपनी कंपोजिशन पे उतारना है। तो दोस्तों मेरा ये भी कहना होगा कि जिस तरीके से आप स्टिल लाइफ में एक लेआउट बनाएंगे पहले, उसी तरीके से लाइव ड्राइंग के अंदर भी आप छोटा सा एक लेआउट जरूर बनाएं, जिसमें सबसे पहले आप फिगर का पूरा मेजरमेंट्स कर लें और मेजरमेंट्स करने के बाद जब आप उसको फुल शीट्स पे आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पार्ट अटेम्प्ट हो पाएगा और एक एक चीज़ों की डिटेलिंग में फिर आप फिगर को देख पाएंगे और मेजर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर हम पूरी डिटेलिंग में अगर बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बट कंपोजिशन और लाइव ड्राइंग ये एक मेन मेजर पॉइंट है जामिया मिलिया इस्लामिया का। अब हम बात करेंगे BHU। देखिए लास्ट सेमेस्टर्स में देखा गया है कि कुछ उन्होंने अपने एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजेस जो है लाए हैं।
थ्योरिकल एग्ज़ाम के अलावा सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रैक्टिकल सेशन लेने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। तो एक तरीका ये भी देखा गया कि सबसे पहले कंपोजिशन सिर्फ दिखाई गई आपको और आपने एक बार देख लिया, उसको फिर हाइड कर दिया गया, फिर आपको उसको मेमोराइज करके उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको दिखाया गया और फिर उसको हाइड कर दिया गया। यानी कि इतना अपर इमेजिनेशन लेवल आपका होना चाहिए, जो कि एक बार आपने चीज़ों को देख लिया है तो उसको अपनी शीट पे किस अच्छे तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ये BHU का बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आप वीडियो में हमने आपको जो ब्रीफ किया है। फिर भी मेरा मानना है कि काफ़ी सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हमारे फिर भी रह ही जाते हैं, तो उन डाउट्स को आप एक बार नोट ज़रूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके माइंड में कि सर ये चीज़ें हमें नहीं पता चली हैं, तो कोशिश करें कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जो है आ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे भी आप वो डिटेल्स आप दे सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में ही हैं तो आप फेस टू फेस हमारी काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कला भूमि द्वारका सेक्टर 12 में है, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपके करियर से रिलेटेड फील्ड्स के बारे में, आपके बारे में और आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको जो ब्रीफ किया जाता है, जिससे आप कहीं ना कहीं श्योर हो जाते हैं कि आपको बनना क्या है, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन फील्ड के अलावा करियर और पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अच्छे से आपको जो है डिटेल में आपको समझाया जाता है। देखिए, ये फाइन आर्ट्स के जितने भी स्किल्स ओरिएंटल जो कोर्सेज हैं उसके लिए आपका ऑन टेबल आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि आपकी ड्राइंग है किस लेवल में। उसके अकॉर्डिंग आपसे बातचीत करते हुए आपके इंटरेस्ट को भी हम जो है कहीं ना कहीं चेक करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है और आगे स्कोप किन किन फील्ड्स में बहुत अच्छा है। उस प्रॉपर गाइडेंस को लेकर हम आपके ग्रूमिंग का एक सेशन जो है रखते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उसी दिन आपको बहुत अच्छे से आपको बताया जाए फील्ड के बारे में, करियर के बारे में, और आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप कला भूमि ज़रूर आइए, जिससे कि हम एक बार आपसे आपके स्किल्स और आपके डाउट्स को देखते हुए आपको बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिससे कि आप अपने करियर को सक्सेसफुल बना सकें।